आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है जो हमारे आसपास स्पेस ऑक्युपाई करता है और जिसको हम फील कर सकते हैं उसको बोलते हैं सब्सटेंस। सबसे पहले इंडियन फिलोसोफर कणाद ने बताया था कि जितने भी सब्सटेंस हैं वो सारे सब्सटेंस छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। उन इंडिविजुअल पार्टिकल्स को कणाद ने परमाणु कहा था। फिर उसके बाद जो ग्रीक फिलोसोफर हिप्पोक्रेटस थे उन्होंने उन छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल्स को एटम कहा। सबसे पहले एटम के बारे में जॉन डाल्टन ने अपनी हाइपोथेसिस दी थी। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन्स हाइपोथेसिस, atom is basic fundamental unit of matter. It cannot be further divided into subparticles. Atom cannot exist in free state. Atoms of one element are identical with respect to mass, volume, shape, size in all respect. Atoms of different elements are different in shape, size, mass and other respect. Group of atom is known as molecule. Molecule is the smallest particle which can exist in free state. Molecule सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। ये बात है डाल्टन के अकॉर्डिंग। हालांकि ये बात अब गलत है। अब हमें पता है कि नोबल गैसेस के, इनर्ट गैसेस के एटम भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। बाकी किसी एलिमेंट के, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस को छोड़ के बाकी किसी एलिमेंट के एटम्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन नोबल गैस में क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से उनके एटम्स स्टेबल होते हैं और वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो मॉलिक्यूल है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, बल्कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटा पार्टिकल है एटम। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स कंजर्व होंगे। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। केमिकल रिएक्शन में हर एलिमेंट के एटम्स कंजर्व होंगे। केमिकल रिएक्शन में केवल और केवल क्या होता है, रिएक्टेंट में जो मॉलिक्यूल होते हैं और प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्टेंट में एटम्स का ग्रुप और मॉलिक्यूल में एटम्स का ग्रुप ये दोनों अलग-अलग होंगे। ठीक है। अब देखिए, ये तो जॉन डाल्टन की हाइपोथेसिस थी जिसे हम डाल्टन्स हाइपोथेसिस फॉर एटम बोलते हैं। लेकिन जॉन डाल्टन की हाइपोथेसिस 19th सेंचुरी के मिड में गलत हो गई। कैसे गलत हो गई? जब ये पता चल गया कि एटम भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, तो फिर जॉन डाल्टन की हाइपोथेसिस गलत हो गई, क्योंकि जॉन डाल्टन ने कहा था एटम इज बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। मतलब एटम मैटर की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेकिन जब जॉन डाल्टन की हाइपोथेसिस गलत हो गई तो फिर नए एटॉमिक मॉडल्स आए। तो हम लोग जॉन डाल्टन की हाइपोथेसिस, डाल्टन्स हाइपोथेसिस पढ़ चुके हैं पहले। मैंने आपको बताया है मूल कॉन्सेप्ट में सारे पॉइंट्स भी लिखाए हैं, इसलिए सारे पॉइंट्स लिखाने की नीड नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले 1859 में जूलियस प्लकर ने कैथोड रेज की डिस्कवरी की। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज
डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज। देखिए 1859 में जूलियस प्लकर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। जूलियस प्लकर ने क्या किया, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब मतलब जिसमें हम गैस को बहुत लो प्रेशर पर रखते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब ली। यहां से उन्होंने प्रेशर को कम कर दिया। ये जो ट्यूब है ये वैक्यूम पंप को जाती है और इसमें जो गैस थी वो गैस बहुत कम प्रेशर पे थी। कितने प्रेशर पर थी? 10 टू दी पावर, यहां पर गैस का प्रेशर जो था वो 10 टू दी पावर -4 एटीएम था। इतने कम प्रेशर पर गैस में बहुत हाई वोल्टेज पर उन्होंने करंट को पास किया। वोल्टेज कितना था? वोल्टेज ग्रेटर देन 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज था। यहां पर इस एरो का मतलब होता है वोल्टेज कम ज्यादा हो सकता है। तो लो प्रेशर पर जब गैस में उन्होंने, इसमें क्या है, कोई गैस है, जब उन्होंने करंट पास किया तो उन्होंने देखा कि कैथोड से, देखिए कैथोड क्या है, नेगेटिव प्लेट को हम कैथोड बोलते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है ना। उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ इनविजिबल रेज निकलती है। ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक है ना। उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ इनविजिबल रेज निकलती है। इनविजिबल रेज मतलब जो दिखाई ना पड़े, लेकिन वो रेज तभी निकलेंगी जब गैस का प्रेशर 10 टू दी पावर -4 एटीएम से कम होगा। वेरी लो प्रेशर पर यहां गैस प्रेजेंट होगी और जो वोल्टेज है वो 10 टू दी पावर 4 वोल्ट से ज्यादा, मतलब 10,000 वोल्ट से ज्यादा होगा। तब यहां पर क्या है, कैथोड से कुछ इनविजिबल रेज निकलेंगी। जैसे लाइट रेज हमारे लिए इनविजिबल होती है, लाइट हमें नहीं दिखाई पड़ती है, लाइट की हमें अपीयरेंस दिखती है, लाइट का इफेक्ट दिखता है, लाइट कभी नहीं दिखती है। अगर आप एक टॉर्च से अंधेरे कमरे में बीम डालें, लाइट बीम डालें, तो आप देखेंगे लाइट बीम नहीं दिखेगी। बस क्या दिखेगा, लाइट बीम जिस ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होगी वो ऑब्जेक्ट आपको दिखने लगेगा। एक्चुअल में क्या होता है कि लाइट बीम ओपेक ऑब्जेक्ट से टकरा के जब हमारी आंख में आती है तो हमारी आंख में उसका सेंस होता है, हमारी आंख लाइट को सेंस कर सकती है और वो सिग्नल हमारे माइंड में जाता है जिससे हमें लाइट की प्रेजेंस फील होती है। तो यहां पर क्या था कि लाइट की तरह ही इनविजिबल रेज निकल रही थी, लेकिन अब इनविजिबल रेज होंगी। अगर हम आपसे कहेंगे यहां रेज है तो आप कहेंगे सर कहां रेज है, हम कहेंगे इनविजिबल है। तो फिर अब वही बात है कि इनविजिबल चीज को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर रेज दिखा रहे हैं। आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये जो मैं रेज दिखा रहा हूं ये रेज इनविजिबल है, एक्चुअल में ये नहीं दिखती है। जब दिखती नहीं है तो फिर इनकी अपीयरेंस कैसे पता पड़ी, कैसे ये बात पता पड़ी कि कैथोड से रेज निकल रही है? ये बात तब पता पड़ी जब ये रेज ग्लास सरफेस से टकराई तो ग्लास सरफेस पर ये ग्रीन कलर की लाइट प्रोड्यूस करती हैं, जिससे ये पता पड़ा कि कोई ना कोई रेज प्रोड्यूस हो रही हैं। ये यहाँ पर क्या हो रहा था, ग्रीन लाइट प्रोड्यूस कर रही थी और इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी। ये लाइट जो इनविजिबल रेज थी ये यहाँ पर
क्या प्रोड्यूस कर रही थी? यहां पर जब ये लाइट रेज यहां पर टकरा रही थी तो फिर क्या हो रहा था? ग्रीन लाइट प्रोड्यूस हो रही थी, यहां पर ग्रीन लाइट प्रोड्यूस हो रही थी, ग्रीन लाइट प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है ना, ग्रीन लाइट प्रोड्यूस हो रही थी। तो चूंकि ये रेस कैथोड से निकल रही थी और एनोड की ओर जा रही थी, इसीलिए इन रेस को कैथोड रेस कहा गया। ये कैथोड से एनोड की ओर कुछ इनविजिबल रेस निकल रही थी जो कि ग्लास की सरफेस पर ग्रीन लाइट प्रोड्यूस कर रही थी, इनको कैथोड रेस कहा गया क्योंकि ये कैथोड से एनोड की ओर आ रही थी। अब ये जो कैथोड रेस थी इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? प्रॉपर्टीज जो थी, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, कैथोड रेस। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी, these rays are इनविजिबल, ये दिखाई नहीं पड़ती, जैसे लाइट रेस दिखाई नहीं पड़ती है वो उसी तरह से दिखाई नहीं पड़ती थी। These rays are invisible, these rays are invisible, ये इनविजिबल रेस थी। ये रेस कैसी थी? इनविजिबल थी, दिखाई नहीं पड़ रही थी, और ये रेस बहुत फास्ट मूव कर रही थी, वेरी फास्ट मूविंग रेस, वेरी फास्ट मूविंग रेस, फास्ट मूविंग रेस, रेस ये बहुत तेजी से मूव करने वाली रेस थी। इनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी की 1/10 थी, बहुत फास्ट मूव कर रही थी रेस। थर्ड इनकी प्रॉपर्टी क्या थी? ग्लास सरफेस पर ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करती थी। These rays produce green light, green light on glass surface, surface, ये ग्लास सरफेस पर ग्रीन लाइट प्रोड्यूस कर रही थी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी? अगर हम यहां पर जिंक सल्फाइड की पॉलिश कर दें, जिंक सल्फाइड व्हाइट कलर का पाउडर होता है, अगर हम जिंक सल्फाइड की पॉलिश कर देते हैं तो जिंक सल्फाइड की सरफेस पर ये व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करती है। ये जिंक सल्फाइड की पॉलिश पर व्हाइट, मतलब these rays produce white light, white light over zinc sulfide surface। जिंक सल्फाइड की सरफेस पर ये व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करती है। ZnS व्हाइट कलर का फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, जब उससे टकराती है तो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। वैसे ये जो ट्यूब है इसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब, दिस ट्यूब इज नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब आप लोगों ने देखा होगा, कहां देखा है? जो आपके घरों में ट्यूब लाइट होती है ना, वो डिस्चार्ज ट्यूब ही होती है। उसके अंदर जिंक सल्फाइड की पॉलिश होती है और कैथोड से एनोड की ओर रेज निकलती है। वो रेज जब जिंक सल्फाइड की पॉलिश पर पड़ती है, जिंक सल्फाइड की सरफेस पर पड़ती है, तो उसमें व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करती है। तो आपके घरों में जो ट्यूब लाइट है वो कैथोड यही है, कैथोड ट्यूब ही है, इसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। उसमें भी गैस बहुत लो प्रेशर पर होती है। कैसे पता लो प्रेशर पे? अगर आप उस ट्यूब लाइट को फोड़ेंगे तो उसमें भड़ाम सी आवाज आएगी। एक्चुअल में क्या होता है? अंदर वैक्यूम होता है, 10⁻⁻⁴ atm, मतलब बहुत कम प्रेशर, वैक्यूम लगभग। तो वैक्यूम होता है, तो जब आप उसे तोड़ते हैं
तो उस वैकेंट स्पेस को ऑक्युपाई करने के लिए बाहर की एयर तेजी से जाती है और उसमें कोलिजन होता है, जिसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जो घरों में ट्यूबलाइट यूज होती है वो एक्चुअल में डिस्चार्ज ट्यूब ही है, और उसके अंदर जिंक सल्फाइड, आप जब रॉड तोड़ेंगे तो एक पाउडर निकलेगा, वो जिंक सल्फाइड का पाउडर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, अगर इस रेस के बीच में आप लाइट व्हील रख दें, अगर आप एक लाइट पैडल व्हील रख देंगे तो वो लाइट पैडल व्हील क्या हो जाएगा, रोटेट करने लगेगा। इसका मतलब कि ये रेस नहीं है, इसमें मोमेंटम भी है, इसको रख देंगे तो ये रोटेट करने लगेगा। तो जब कोई मास वाला पार्टिकल अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा तभी तो मोशन होगा। आपको पता है मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, and force is the only cause which can change state of motion. According to Newton's first law of motion, when a body is in rest or moving with constant velocity, then it continues its position of rest or constant velocity until unless an external force is applied. मतलब अगर ये व्हील रेस्ट पर था तो ये कंटिन्यू करेगा अपनी रेस्ट की पोजीशन को, कब तक, जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगे। ये रेस्ट से मोशन में आया है, इसका मतलब फोर्स ही वो सिंगल कॉज है जिसकी वजह से ये मोशन में आया। और फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब कोई ना कोई पार्टिकल इससे टकराया है, पार्टिकल में ही मोमेंटम होगा। लाइट में तो मास नहीं होता, जीरो मास होता है, और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये जो कैथोड से रेज निकल रही है, इन रेज में कुछ ना कुछ मोमेंटम है। ठीक है ना। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है दीज रेज कैन rotate like wheel, पैडल व्हील। ये हल्के पहिए को रोटेट कर सकती है। thus these are particle, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है। ठीक है ना। सिक्स प्रॉपर्टी क्या थी, अगर इन रेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करें तो ये पॉजिटिव प्लेट की ओर डाइवर्ट होती हैं। मतलब अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करें, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहां पर हम कोई प्लेट लगा दें जिसको हम चार्ज दे दें पॉजिटिव चार्ज और इसको नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये जो वेव थी वो इस डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएगी। मतलब ये पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रही। इसका मतलब क्या है, these particles have negative charge। ठीक है ना। इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल डाइवर्ट होगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव प्लेट की ओर डाइवर्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज होता तो नेगेटिव प्लेट की ओर डाइवर्ट होता। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में भी चार्ज पार्टिकल डाइवर्ट होता है। आपने अगर 10th में पढ़ा हो कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं तो चार्ज पार्टिकल अपने पास से डेविएट हो जाता है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये डायरेक्शन अगर हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पता है ना आपको, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और ये डायरेक्शन अगर मिडिल फिंगर आपकी डायरेक्शन किसकी हो, पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन, तो थंब की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। जब फोर्स लगेगा तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन में
डेविएट हो जाएगा। तो यहां पर जो कैथोड रेज का डेविएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव प्लेट की ओर डेविएट हो रही है, इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज है, और मैग्नेटिक फील्ड में ये जिस तरह से डेविएट होती है उससे भी शो होता है कि इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो डेविएशन ऑफ कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सो इट्स नेगेटिव चार्ज। देखिए डेविएशन ऑफ कैथोड रेज in electric and magnetic field and field shows its negative charge। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इस कैथोड रेज के चार्ज और मास के रेशियो को जब कैलकुलेट किया गया, किसको, 7 चार्ज अपॉन मास का रेशियो, चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो था वो रेशियो 1.76 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी। मतलब कोई भी गैस रहे, फॉर ऑल गैसेस मतलब बेटा क्या था कि जो चार्ज अपॉन मास का रेशियो लिया गया, तो हाइड्रोजन लेते हैं तो भी 1.76 into 10 power 11 कूलम पर केजी आता है, नाइट्रोजन लेंगे तो भी 1.76 into 10 power 11, ऑक्सीजन लेंगे 1.76 into 10 power 11, हीलियम लेंगे 1.76 into 10 power 11। मतलब कोई भी गैस लेते हैं उसके लिए चार्ज अपॉन मास का रेशियो सेम रहता है। इसका मतलब ये जो कैथोड रेज है जिसमें पार्टिकल नेचर है, ये हर सब्सटेंस का इसेंशियल एलिमेंट है, इसेंशियल पार्टिकल है। कोई भी सब्सटेंस होगा उसमें कैथोड रेज जरूर होंगी। ठीक है ना। बाद में जे थॉमसन ने इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा था, लेकिन जब जूलियस प्लकर ने ये एक्सपेरिमेंट किया था तब उन्होंने इसे इलेक्ट्रॉन डिक्लेयर नहीं किया था। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की है, और ये एक्सपेरिमेंट जो डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट है ये जूलियस प्लकर ने किया था। इसके बाद फिर कौन आए, जे थॉमसन आए। जे थॉमसन ने इन पार्टिकल का एक्यूरेट चार्ज निकाला और चार्ज निकाला, मास निकाला और इनका नाम रखा इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो वो बात हम लोग बाद में करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, और आपको बताएंगे कि जे थॉमसन ने इसका मास और चार्ज कितना कैलकुलेट किया था, वो सारी बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज की बात कर रहे हैं। ये कैथोड रेज की डिस्कवरी जूलियस प्लकर ने की थी 1859 में। ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। इसमें क्या इसकी प्रॉपर्टी थी, पहली प्रॉपर्टी ये थी कि ये इनविजिबल रेज थी, दूसरी प्रॉपर्टी थी ये फास्ट मूविंग रेज थी, तीसरी प्रॉपर्टी थी कि ये रेज जो है ग्लास सरफेस पर ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करती थी, जिंक सल्फाइड की सरफेस पर व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करती थी, और इनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जब पास करते थे तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इनका डेविएशन इसके नेगेटिव चार्ज को शो करता था। इसमें E/m रेशियो, चार्ज अपॉन मास रेशियो 1.76 into 10 power 11 कूलम पर केजी हर गैस के लिए था, गैस कोई भी हो। इससे ये पता पड़ा कि कैथोड रेज हर सब्सटेंस का एसेंशियल पार्टिकल है। पार्टिकल नेचर कैसे पता पड़ा
इसमें जब हमने पैडल रखा तो वो पैडल रोटेट करने लगा, इसका मतलब कि इसमें कोई पार्टिकल है जो अपना मोमेंटम पैडल को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है ना? ठीक है भाई, कैथोड रेज की डिस्कवरी के बाद आई एनोड रेज की डिस्कवरी।